कहानी कुछ इस प्रकार है मित्रों। वाह, लाइफ हो तो ऐसी, ना कोई काम करने की तकलीफ, ना किसी बात की फिक्र। अपने शयन स्थल में बैठा बंडलबाज गधा मन ही मन सोच के मुस्कुरा रहा था। हरे मैदान की ताजा स्वादिष्ट हरी हरी घास और कसके पानी पी के गधा गर्मी के इस दिन में दोपहरी को सुस्ताने बैठा था। उसकी नींद लग ही गई होती अगर झाड़ियों के पीछे से आती किसी के फुसफुसाहट की आवाज उसके कानों तक ना पहुंचती। पहले तो उसने अपने आराम परस्त स्थिति में कोई भी जहमत ना करने की सोची और यह सोच के बात को खारिज करने लगा कि कोई राहगीर अपने काम का हिसाब लगाते राह चल रहा होगा, पर शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्राणी होगा जो किसी दूसरे के गुप्त बातों को जानने को लालायित ना हो। इसी नियत से प्रेरित होकर गधा ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ और उन झाड़ियों की ओर बढ़ गया जहां से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। नजदीक आने से पता चला कि जो आवाजें आ रही थी वो कालू लोमड़ी और छोटू गिलहरी की थी। उनके बीच जरूर कोई काम की बात हो रही होगी, ये सोचकर गधा झाड़ियों के पीछे से कान लगा के सुनने लगा। कल शाम को मैं और राजा शेर सिंह नदी के किनारे टहलते हुए दूर निकल गए थे, लोमड़ी बोल रहा था। तभी हमने देखा कि एक सुंदर हिरनी नदी के किनारे किनारे हमारी ओर बढ़ी आ रही है। सुंदर हिरनी, गिलहरी चौंका। हाँ, हिरनी, और इतनी सुंदर कि राजा साहब को देख के चक्कर ही आने वाले थे। अच्छा, हाँ, मैंने उन्हें संभाला। फिर क्या हुआ? फिर पूछने से पता चला कि पड़ोस के जंगल से यहाँ आई है घूमने के लिए। क्या अकेली? बड़े बाप की बेटी लगती है, अकेले ही घूमने फिरने आ गई। अकेले नहीं, उसके साथ उसके कुछ अंगरक्षक भी हैं। असल बात तो यह है कि वो यहाँ अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश में आई है। जीवन साथी की तलाश में? हाँ, लोमड़ी आवाज हल्की करते हुए बोला। पर राजा साहब नहीं चाहते कि किसी को इस बात की खबर लगे और कोई दूसरा हिरनी को उड़ा ले जाए और राजा साहब देखते रह जाएं। अच्छा, हाँ, राजा साहब तो उसे देखते ही उस पर मर मिटे हैं। इसलिए आज शाम को उन्हें राजा साहब विचरण प्रमाण पत्र देंगे, जिससे सबको लगे कि वो यहाँ सिर्फ घूमने आई है और कोई उनकी तरफ ध्यान ना दे। झाड़ियों के पीछे से बंडलबाज गधा सारी बातें सुन रहा था। वह मन में हिरने की सुंदरता के बारे में सोचने लगा। उसकी बिरादरी के गदहिया तो उसे भाव देते नहीं, सबके सब उसे नालायक और बंडलबाज गधा समझते थे। तो क्यों ना इस हिरनी पे हाथ आजमाऊं और सबको दिखा दूं कि मैं किसी से कम नहीं। वैसे भी आजकल अंतरजातीय विवाह का बोलबाला है। कोई ये नहीं कह सकता कि तो गधा है तो एक हिरनी से कैसे विवाह करेगा। अब तो मुझे अपना जलवा दिखाना ही होगा सबको। इन विचारों के साथ गधा फिर से कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगा, पर कोई आवाज नहीं आई। गधे को आश्चर्य हुआ। झाड़ियों की डाल हटा के देखने की कोशिश करने लगा तो पाया कि वो दोनों वहां से चले गए थे। गधे ने निश्चय किया कि आज शाम को पर्यटन कार्यालय में जाएगा और उस सुंदर हिरनी को देखेगा जिस पे राजा जी मर मिटे हैं। तीसरे पहर से बाबू भालू यह सोच के परेशान था कि आज पर्यटन कार्यालय में लोगों की इतनी आवाजाही कैसे हो रही है। जहां बाकी दिनों कार्यालय में भालू के पास मक्खी मारने के अलावा कोई काम न रहता, वहां आज काम ही काम। राजा का भी संदेश आया था कि वो शाम को यहाँ आने वाले हैं। कुछ जानवर तो कार्यालय के बाहर ही कहीं कहीं बैठ के सुस्ताने लगे थे। शायद सबको इस बात की खबर लग गई थी कि आज यहाँ अति सुंदरी हिरनी आने वाली है। कुछ ही देर में राजा शेर सिंह वहां पहुंच गए। पहले से ही वहां मौजूद भीड़ देख के राजा के होश उड़ गए, पर वो कर भी तो कुछ नहीं सकता था क्योंकि ये कार्यालय सरकारी जगह है और यहाँ आने से किसी को रोका नहीं जा सकता। पर इतने लोग यहाँ आए किस लिए हैं? कहीं सबको हिरने की बात तो खबर नहीं लग गई? शेर मन ही मन सोचने लगा।
उसे लगने लगा कि उसके सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला है। धीरे धीरे वहां भीड़ इस कदर बढ़ने लगी मानो वहां मेला लगा हो। हर कोई अपने अपने तरीके से खूब सज धज के वहां आया था। हर कोई यही चाहता था कि सुंदरी हिरणी उस पे ही मोहित हो जाए। हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारी करके आया था। कोई कांटेदार जूते पहन के आया था, कोई विलायती टोपी, कोई रंगीन शर्ट, कोई झालरदार पतलून। ऐसे ही हर कोई बनठन के वहां आया था। शहर कार्यालय के अंदर बैठे बाहर का नजारा देख रहा था। वह मन ही मन सब जानवरों पे गुस्सा हो रहा था। उसने लोमड़ी को तुरंत हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद ही लोमड़ी हाजिर हुआ। शेर गुस्से से उसे डपटते हुए पूछा, क्यों बे कल्लू, तुझे कहा था किसी को हिड़ने वाली बात पता ना चले, फिर यहाँ कैसे मेला लगा हुआ है? लोमड़ी डरते हुए धीरे धीरे जबान खोलने लगा। हुजूर, मुझे नहीं पता इन सब लोगों को कैसे पता लगा, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। तो सच बोलता है? जी हजूर, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ इस बात का जिक्र अपनी बीवी से किया था। अगर आज कोई लोचा हुआ और हिरनी किसी और के साथ गई तो ठीक नहीं होगा। जा बाहर जाके पता लगा हो क्या रहा है। आखिर हिरनी को कैसे इम्प्रेस करूं मैं? कुछ टैलेंट तो है नहीं मुझ में। ना मेरे पास कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई पुश्तैनी जायदाद, ना अंग्रेजी आती है, ना दिखने में मैं कोई इतना सुंदर हूं। फिर हिरनी क्यों मुझ पे मरने लगी? पर कुछ तो करना पड़ेगा। इतने उधेड़ बुन में उलझा गधा घास के मैदान के बीच से होते हुए पर्यटन कार्यालय की ओर जा रहा था। अपने मामा से लिया हुआ एक काला चश्मा भी उसके साथ रखा हुआ था। वो घास के मैदान से रास्ते में चढ़ने ही वाला था कि उसे दो तीन लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। वो ठिठका और सड़क के बाजू उगे कुछ झाड़ियों में छिप गया। वो रास्ते में नजर लगा के देखने लगा। उसे कुछ अजनबी बंदर दिखाई दे रहे थे। तीन बंदर आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। साथ में एक हिरनी भी थी। अरे, यह तो वही सुंदरी हिरनी थी। गधे ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यही सुंदरी हिरनी है जिसे उसे कैसे भी इम्प्रेस करना है। एक बार ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो दुनिया देखती रह जाए, सोच के गधा मुस्कुराया। हिरनी और बंदर कुछ कदम आगे निकल गए। गधा झाड़ियों से निकल के चुपचाप उनके पीछे चलने लगा और उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। गधे ने महसूस कर लिया कि वो लोग रास्ते को लेकर असमंजस में थे। गधे ने सोचा, यही सही वक्त है हीरो बनने का। कुछ मदद चाहिए मोहतरमा? पीछे से आने वाली इस आवाज को सुन हिरनी और तीनों बंदर ठिठक के रुक गए। हिरनी ने पीछे मुड़ के देखा। एक मोटा ताजा गधा करीब हिरनी के ही ऊंचाई का बड़े सभ्य ढंग से खड़ा था। उसकी खाल चिकनी थी। चेहरे पर मुस्कान ऐसी थी कि उसके दांत साफ बाहर दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखों में एक काला चश्मा था। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो कोई हीरो बन ठन कर आ रहा हो। आप? जी, हमने पूछा, आपको कुछ सहायता चाहिए? एक बंदर आगे बढ़ा। भैया जी, वो हम पर्यटन कार्यालय जा रहे थे पर रास्ता मालूम नहीं है। और इतनी सी बात? हिरनी आगे आके बोली, हम इस जंगल में नए आए हैं। कोई बात नहीं मोहतरमा, वैसे तो मैं इसी जंगल का हूं, पर बहुत दिनों की विदेश यात्रा के बाद आज लौट रहा हूं। मैं भी पर्यटन कार्यालय जा रहा हूं, चलो। विदेश यात्रा की बात सुन के हिरनी की आंखें चमकने लगी। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि विदेशों में भी जानवर रहते हैं। क्या आप सच में विदेशों से आ रहे हैं? हाँ। क्या है मोहतरमा, मैं ठहरा बांका नौजवान, ना मेरा कोई परिवार, ना जीवन संगिनी। मैं मस्त कुंवारा जवान हूं, यहां वहां घूमते रहता हूं शौक से। गधे ने हिरनी को और इम्प्रेस करने का सोचा। दोनों बात करते चले जा रहे थे। तीनों बंदर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अरे, एक तो यहां इतनी भीड़, ऊपर से वो कमबख्त अब तक क्यों आई नहीं? नाराज अंदाज में शेर ने भालू और लोमड़ी की तरफ देखकर कहा।
बाहर जंगल से पहली बार हमारे जंगल में आई है सर। हो सकता है रास्ता भटक गई हो। भालू ने अंदाजा लगाया। तभी बाहर कुछ हल्ला होने का एहसास हुआ। शेर, लोमड़ी और भालू तीनों जल्दी से कार्यालय के बाहर निकले। हिरनी और गधा बतियाते हुए चले आ रहे थे। जानवरों की इतनी भीड़ देख के एक बार गधा को भी आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि इस जंगल में इतने लोग कुंवारे बैठे हैं। पर लोगों में अपनी धौंस जमाने के इरादे से गधा और तनकर और मुस्कुराते हुए चलने लगा। वह सोचने लगा कि इन सब जानवरों के जी जल जाएंगे जब यह देखेंगे कि जिसे वो नालायक और बंडलबाज समझते थे, वह गधा एक बड़े बाप की बेटी अति सुंदरी हिरनी से बात करते चले आ रहा है। क्या यहाँ कोई मेला लगा है? नहीं, ये लोग शायद मेरे स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गधा डींगे मारते हुए बोला। आप तो बड़े ही खानदानी लगते हो। जी बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े खानदान से रिश्ते आते रहते हैं मेरे लिए। गधा अपनी बड़ाई करने गधा अपनी बड़ाई करके हिरनी पे इंप्रेशन जमा रहा था। भीड़ से गुजरते हुए वे लोग कार्यालय के नजदीक पहुंचे। जिनके सामने से भी वो लोग गुजरते, सब गधे को मन ही मन कोसने लगते। गधा अकड़ के चल रहा था। कार्यालय के पास पहुंचने पे पाया कि सामने शेर, लोमड़ी और भालू खड़े हैं। गधे ने उन्हें देख के बड़े अदब से कहा, नमस्कार महाराज। शेर ने एक पल तो उनको पैर से सर तक देखा, फिर बड़े ही अनमने भाव से उसका अभिवादन स्वीकार किया। स्वागत है, आइए। मैडम, बड़ी देर लगा दी आने में। आपके इंतजार में आंखें सूख गई। वह हम सब रास्ता भूल गए थे। ये बात है, ये बंडलबाज निकम्मा गधा आपके साथ? जी, इन्होंने ही हमारी मदद की यहाँ तक आने में। वैसे राजा साहब, यहाँ कोई आयोजन हो रहा है? हम आपको देखने आए हैं सुंदरी जी, भीड़ में से आवाज आई। गधा और हिरनी भीड़ की तरफ मुड़े। हमने सुना है कि आप यहाँ एक जीवन साथी की तलाश में आए हैं। शेर गुस्से से लाल हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि जंगल के किसी भी जानवर को यह बात पता चले, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। एक तो शेर होने के कारण वैसे भी उससे कोई प्यार नहीं करता था। एक मौका हाथ आया, उसमें भी रंग में भंग पड़ा रहा, पर वो कर भी तो कुछ नहीं सकता था। जंगल में प्रजातंत्र जो लागू था। सुंदरी हिरनी अपने लिए इतनी भीड़ को देख के मन में गर्वित तो हो रही थी, पर वो सकते में भी थी। उसने नहीं सोचा था उसके लिए यहाँ इतने लोग आएंगे। कुछ बोलने के बजाय वह हक्का बक्का खड़ी थी। आखिर उसने मुंह खोला। हाँ, आई तो इसीलिए हूं, पर यहाँ आप सब इतने। हम भी आपसे शादी करने के लिए आए हैं सुंदरी जी। बताओ हमें क्या करना होगा? चूहा बोला। मैं अपनी सारी जमीन आपके नाम कर दूं। मैं आपको आसमानों तक पहुंचा दूंगा। आप मुझसे शादी कीजिए सुंदरी जी। एक जिराफ बोला। पीछे में हाथी खड़ा था। बोला, मेरे होते हुए कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। तुम सारे जानवरों को क्या लगता है सुंदरी जी किसी भी आंडू पांडू से शादी करने आई हैं यहाँ? चलो फूटो सब यहाँ से। गधा रौब झाड़ते हुए चिल्लाया। तो कौन सा हीरो है बे गधे? पास में खड़ा सांड बोला। इस तरह सब अपनी अपनी बातों से बहस करने लगे। हिरनी समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। शेर को गुस्सा आ रहा था। चिल्ला के बोला, मैं इस जंगल का राजा हूं। यहां जो भी होगा मेरे हुक्म से होगा। सुंदरी मुझसे शादी करेगी। राजा जी, गुस्ताखी माफ, पर यह तो सरासर तानाशाही है। चीता बोला। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, किसी ने बोला, और एक बार फिर सब में बहस छिड़ गई। पेड़ पे बैठा हुआ एक बूढ़ा बाज सब देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने खांसते हुए चिल्ला के सबसे कहा, शांत हो जाओ सब। उसकी आवाज सुन के सब धीरे धीरे शांत हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। तुम लोग जंगल के जानवर क्या इंसानों जैसी हरकत कर रहे हो? गधा आगे आते हुए बोला। मास्टर, हम सब इस हिरनी से शादी करना चाहते हैं, पर शादी तो कोई एक से ही होगी। पर यहाँ तो
सब अपना अपना डंका बजा रहे हैं। बाज बोला, शादी हिरनी को करनी है तो उसे फैसला करने का अधिकार है कि वो किससे शादी करेगी। सब हिरनी की तरफ देखने लगे। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, कैसे बताऊं कि जो मैं खोज रही हूं वो कौन है। सोचने के अंदाज में बाज के मुंह से निकला, तब तो इस समस्या का एक ही हल है। क्या मास्टर? बहुत से जानवरों ने एक साथ पूछा। चुनाव, बाज ने अलग ही अंदाज में कहा। चुनाव? ये क्या होता है? लगता है बुढ़ा सठिया गया है। हाँ, चुनाव, उपयुक्त का चुनाव। सबकी परीक्षा लिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और गुणवान होगा वह हिरनी से शादी करने के लिए चुना जाएगा। किसी भी जानवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे के मुख ताक झांक रहे थे। बाज ने फिर बोला, ऐसा ही करते हैं इंसान। जब उन्हें किसी पद या चीज के लिए बहुत से उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनना होता है, पर मुझे ठीक से नहीं पता कि वो ऐसा करते कैसे हैं। हाँ, मैंने सुना है इंसान बहुत बुद्धिमान होते हैं, किसी ने भीड़ में से चिल्लाया। गधे को याद आया कि वो 2-4 साल इंसानों के बीच रहा है। उसने तुरंत मुंह फाड़ा। हाँ, मुझे पता है, मैं इंसानों के साथ रहा हूं बहुत दिनों तक, पर मुझे भी नहीं पता चुनाव कैसे होता है। मास्टर, अब आप ही बताएं, हम चुनाव कैसे करें? शेर बोला। कुछ जानवरों को इंसानों की बस्ती में जाना होगा और वहां से पूरी जानकारी लेकर वापस आना होगा ताकि यहां चुनाव किया जा सके। सब जानवर मास्टर की बातें सुन रहे थे। हिरनी कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। उसके बंदर बुत बने खड़े थे। अंत में जानवरों ने यह फैसला लिया कि 5 जानवर इंसानों की दुनिया में जाएंगे और पूरी जानकारी के साथ वापस आएंगे। तब तक हिरनी यहां ही शाही मेहमान बन के रहेगी। जंगल के सभी जानवर अब संशय में पड़ गए कि किन 5 जानवरों को इंसानों की दुनिया में भेजा जाए। उनमें से आज तक एक भी जानवर इंसानों की दुनिया में नहीं गया था। गधे के जाने की बात किसी को पता नहीं थी और गधे के पास यही मौका था हिरनी के सामने अपनी बड़ाई करने का। मैं गया हूं इंसानों की दुनिया में। मुझे कुछ साल पहले विश्व भ्रमण पर जाने से पहले मैंने कुछ दिन इंसानों के साथ बिताए थे। वहां मेरे चाचा एक धोबी के यहाँ काम करते थे। आप चाहे तो उनके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं या मैं बता सकता हूं। अबे फेंकू गधे, हमें पता है तो कितना सच बोलता है। सारी दुनिया घूम के तुझे फिर से ही जंगल मिला। अगर इस जंगल के बाहर इतनी ही सुंदर दुनिया थी तो रुक क्यों ना गया वहां? बात करता है, भालू ने गधे को सुनाते हुए कहा। यह सुनकर गधे की एक पल के लिए सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हिरनी के सामने अपनी बेइज्जती होते देख उसने मामला संभालने के लिए बोला, अरे ओ आलसी भालू, तो खुद को सारा दिन सोता रहता है। तुझे क्या पता कि दुनिया में क्या क्या है? कभी जंगल के बाहर जाकर देखना। अरे रुको, लड़ो मत, कुछ समझदारी वाली बातें करो। सब जंगल वाले मिलकर सलाह करो और 5 जानवरों को शहर भेजो ताकि पता चल सके कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है। कहते हुए बूढ़े गिद्ध ने उनको चुप करवाया। सभी जंगल वासियों ने मिलकर सलाह की और 5 जानवरों की नियुक्ति की, जिसमें बंडलबाज गधा, कल्लू लोमड़ी, कलूटे कौवे, हिरनी का अंगरक्षक एक बंदर और बूढ़े गिद्ध को इस काम के लिए चुना गया। दूसरे दिन सभी का शहर जाना निश्चय किया गया। सभी अपने अपने जुगाड़ में लग गए। देख कल्लू, शहर जाकर अपना ईमान मत बदल लेना। याद रखना, तुझे मैंने ही पाला है और उस गधे से ज्यादा जानकारी लेकर आना। अब बात मेरी इज्जत पर बन आई है, शेर ने कल्लू लोमड़ी को समझाते हुए कहा। सब अपनी अपनी परेशानी में थे। हिरनी को फिक्र थी तो अपने होने वाले वर्ग की। गिद्ध चाहता था कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो जिस पे किसी को यह लगे कि उसे कोई मौका नहीं मिला। अंगरक्षक बंदर चाहते थे कि उनकी राजकुमारी को एक उत्तम वर मिले। कल्लू लोमड़ी के दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में सिर्फ लोमड़ी को ही पता था। वही बंडलबाज गधा इस मौके का भरपूर उपयोग करना चाहता था।
पांचों जानवरों को सबने बड़े उत्साह के साथ विदा किया। सब में शहर के बारे में जानने की उत्सुकता थी। सब यही चाहते थे कि वो जल्दी वापस आए और जंगल वासियों को एक नए संसार व वहां के नियमों की जानकारी दें। पांचों शहर पहुंचे तो देखा कि एक जगह बहुत बड़े मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, एक काले रंग की गाड़ी आई, फिर एक और, उसके बाद सफेद गाड़ी। इस तरह कई गाड़ियां और कई और आईं। उसमें से एक आदमी सफेद कपड़े पहने हुए बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही पांच आदमियों ने उसको घेर लिया। जंगल से आए हुए जानवर इस सब में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन गधा जानने के लिए उत्सुक था कि इतने लोग इस एक आदमी का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा क्या होने वाला है यहाँ। शाम को फिर उसी जगह मिलने का वादा कर सब अपने अपने रास्ते को हो लिए। गधा वहीं रहा। शाम हुई, सब मिले और दिन भर जो जो देखा सबका वृतांत एक दूसरे को सुनाया। यह क्रम एक महीने तक चलता रहा। सब लोग शहर आते, लेकिन गधा यह कहकर टाल देता कि उसे सब पता है। एक महीने बाद उन्होंने वापस जाने का फैसला लिया। गधा अपने साथियों समेत जंगल वापस आ गया। हिरनी को इतने दिन तक पर्यटन विभाग के विशेष निवास स्थान में रहने का प्रबंध किया गया था। हिरनी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए शेर सिंह ने बूढ़े बाज और आलसी भालू की नियुक्ति की थी। किसी को भी उनसे मिलने की आज्ञा नहीं थी। सिर्फ उसके अंगरक्षक बंदर ही उसके पास आ सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि जब तक शहर गए हुए जंगली जानवर वापस ना आए, तब तक कोई और जानवर हिरनी को अपने प्रेम जाल में ना फांस ले। कभी कभी हिरनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक लिया करती थी। बस फिर क्या, उसी एक झलक पाने को खिड़की के बाहर भी कुछ जानवर खड़े रहते थे। लंबू जिराफ ने तो वहां पक्का डेरा जमा रखा था। खैर, अब इंतजार का वक्त खत्म हुआ। जानवरों के वापस आने पर सारा जंगल खुशी से झूम उठा, लेकिन कुछ जानवरों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वे उत्सुक थे जानने को कि यह सब शहर से कौन सा ऐसा नुक्ता लेकर आए होंगे जिससे राजकुमारी हिरनी को उनका वर मिल सके। कल्लू लोमड़ी आते ही जाकर शेर सिंह से मिला। क्या बे कल्लू, इतनी जल्दी वापस आ गए? अरे क्या बताऊं महाराज, शहर में इतना प्रदूषण है कि अगर कुछ दिन और रहता तो शायद जिंदा वापस ना आ पाता, और अगर बच भी जाता तो किसी न किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। पागल है शहर के इंसान सब। शेर सिंह के पूछने पर कल्लू लोमड़ी ने जवाब दिया, काहे काहे, अरे भाई, जिसको शादी करनी है जल्दी कर लेना। मुझे तो शहर बहुत पसंद आया है। खाने के लिए कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। किसी भी दुकान पर पड़े सामान पर झपट्टा मारो और लो, खाओ। साथ ही वापस आए हुए कलूटे कौवे ने कहा, चलो आज हम बहुत थक गए हैं, आज आराम करते हैं, कल सब मिलकर बात करेंगे। बंडलबाज गधे ने नखरे दिखाते हुए कहा। फिर सब अपने अपने घर चले गए। बंडलबाज गधा अपनी चालाकी से सुंदरी हिरनी को मिलने जाना चाहता था, लेकिन आलसी भालू और बूढ़े बाज के आगे उसकी एक न चली। रात हो चुकी थी और सभी इस उत्सुकता के कारण जाग रहे थे कि सुबह क्या होगा। कुछ जानवर तो टोलियां बनाकर इस बात पर बहस भी कर रहे थे। निश्चित तौर पर अगर जंगल में कोई न्यूज चैनल होता तो सिर्फ हिरनी की ही खबर को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता। हिरनी ने बंदरों से पूछा, कैसा रहा आज का दिन? आज तो शहर गए हुए जानवर वापस आने वाले थे, क्या हुआ उनका? राजकुमारी जी, सभी वापस आ गए हैं, लेकिन क्या सीख कर आए हैं और क्या ढंग अपनाया जाएगा, इस बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन हाँ, यह जरूर बताया कि शहर जानवरों के रहने लायक नहीं है। वहां के इंसानों ने इमारतों के जंगल खड़े कर दिए हैं। छोड़ो उनकी बातें, करने से कोई लाभ नहीं। सुना है वह बहुत स्वार्थी होते हैं। मेरे पिताजी को पकड़ कर ले गए थे। सुना है वहां उनको दिखाने के लिए भी पैसे वसूले जाते हैं। राजकुमारी जी, सुना तो हमने भी है। हमारे भी कई दूर के रिश्तेदारों को पकड़ कर ले गए थे। एक बार कुछ तो भाग आए थे वापस, लेकिन कुछ बंदरों की सारी जिंदगी वहीं कट गई। पता नहीं वो कैसे होंगे।
होंगे भी या नहीं भी। छोड़ो, अब ये बातें, सुबह देखते हैं क्या होता है। हिरनी कमरे के झरोखे से आसमान की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे रात और घनी होने लगी। सब अपने अपने विचारों में खो चुके थे। सुबह हुई, सब जानवर ऊंची पहाड़ी के पास आकर इकट्ठा हो गए। सब आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी शेर के साथ सब जानवर वहां आ गए। चारों तरफ शांति पसर गई। लेकिन यह क्या, गधा तो अभी तक आया ही नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गधा झूमता हुआ आता दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई उत्सुकता ही नहीं है। कल भी उसने ही कहा था कि उसे थकावट हो रही है। जो गधा कल तक रानी के लिए बेचैन रहता था, आज ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं। यह गधा पगला वगला तो नहीं गया? चले तो ऐसे आ रहा है जैसे किसी की शादी में आया हो। शेर ने चिंता में पड़ते हुए कहा। पता नहीं महाराज, लगता तो ऐसा है जैसे कोई सदमा लग गया हो। कल्लू लोमड़ी ने जवाब देते हुए कहा। क्या चल रहा है भाई लोग? गधे के इस बोलने के अंदाज को देखकर सब लोग हैरान थे, लेकिन गधे को कोई हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उस समय का मुख्य अतिथि वही हो। आज फैसले का दिन है और आज राजकुमारी हिरनी को उनका वर मिलेगा। वर के चुनाव के लिए आप जो प्रक्रिया शहर में देख कर आए हैं वह बताएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी राजकुमारी हिरनी जी के लिए सुयोग्य वर खोज सकें। शेर ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे सब सुन ले। एक बार फिर से चारों ओर सन्नाटा पसर गया। अब कलूटे कौवे ने कहा, काएं काएं, मैंने जो शहर में देखा है उससे मेरा सुझाव तो यह है कि जो इंसान बलवान हो उसी को चुनना चाहिए। काएं काएं, इससे वह सबकी रक्षा कर सकता है और मेरे अनुसार इस सूची में हाथी, शेर, चीता आदि आते हैं। यह सुन तो हाथी और चीता बहुत खुश हुए, लेकिन शेर कुछ ज्यादा ही खुश हुआ क्योंकि वह राजा था। अगली बारी थी कल्लू लोमड़ी की, तो वह भी हो गया शुरू। बात ऐसी है कि शहर में चुनाव होते हैं जिसमें सब लोग अपनी पसंद के आदमी को वोट देते हैं और जिस आदमी को ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। यह सुन तो शेर और भी खुश हो गया। कलूटे कौवे के बाद कल्लू लोमड़ी ने भी ऐसी बात कह दी कि शेर का पलड़ा भारी होता नजर आया। अब हिरनी का अंगरक्षक बंदर भी बोला, परीक्षा लेकर चुनाव कराना ज्यादा उत्तम है, इसलिए हमें जंगल में सबकी परीक्षा लेनी चाहिए और जो सबसे अच्छे अंक प्राप्त करेगा उसे ही हमारी राजकुमारी हिरनी से विवाह करने का अधिकार मिलेगा। इस बात से तो सभी जंगलवासी हैरान परेशान हो गए। अब भला जंगल में पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? ना कोई स्कूल है, ना कोई पढ़ने वाला। सबको यह विचार बहुत ही बेतुका लगा, लेकिन गधा, वह तो अभी भी बिना किसी चिंता में मंद मंद मुस्कुरा रहा था। शेर ने अजब गधे की तरफ देखा तो उसे लगा कि सचमुच गधे का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इतना सब कुछ हो रहा है और वह चुपचाप मुस्कुरा रहा है। जहां तक मेरी दूरदृष्टि काम करती है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक सीधा साधा जानवर ही राजकुमारी के लिए बेहतर वर है। यह उसके सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल होता है, जिसे एक साधारण इंसान अच्छी तरह से बनाकर रख सकता है। गिद्ध बौरा गया। उम्र के साथ साथ उसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। गिद्ध की बात खत्म करते ही जानवरों की भीड़ से कोई बोला। गधा अपनी ही मस्ती में गुम था। अरे ओ गधे, तो भी तो बोल कुछ। शेर ने गधे का ध्यान भंग करते हुए कहा। अच्छा, मेरी बारी आ गई क्या? राजकुमारी जी, इन जानवरों ने जो बताया आपने तो सब सुन ही लिया, लेकिन इन्होंने वो चीजें नहीं बताई जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बात रही बहादुरी की, तो ये बहादुर लोग गरीब जानवरों को अपना भोजन बना डालते हैं। वोट की बात में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर तो आपके लिए आपको ही चुनना चाहिए। इन जानवरों की पसंद से आपका क्या भला होगा? सबकी अपनी अपनी राय होगी जो आपके लिए गलत भी हो सकती है, और इस जंगल में आपको पढ़ा लिखा कहां से मिलेगा? अब बात रह गई गिद्ध जी की, तो बात बिल्कुल सही है। इस जंगल में मैं सीधा साधा हूं और अपना भोजन भी एक सा है।
और आप विचार कर लीजिए। जैसे ही गधे ने बात खत्म की तो उसने पाया कि सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं। वातावरण एकदम शांत था। जानवरों के दिल की धड़कन साफ सुनाई पड़ रही थी। हिरनी चलती हुई गधे के पास आई और बोली, मुझे तुम जैसे ही समझ मुझे तुम जैसे ही समझदार जानवर जीवन साथी की तलाश थी। मैं इस गधे से ही विवाह करूंगी। इतना सुनते ही जंगल के सभी जानवर खुशी के मारे उछल पड़े। गधे की बुद्धिमानी चल गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल का राजा शेर नहीं गधा ही हो। आज कल्लू लोमड़ी की भी कोई चालाकी ना चली। उधर विवाह तय हुआ और इधर जंगल के जानवरों ने गधे की समझदारी देख उसे राजा बना दिया। इस तरह बंडलबाज गधे की किस्मत खुल गई। लेकिन यह बात बाद में पता चली कि गधे में इतनी समझदारी आई कहां से। इस बात से सब हैरान थे। भविष्य में चलकर यह बातें सबके सामने आई कि गधे ने नेता लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली तरकीबें अपनाई। उसने सबकी कमजोरी गिना दी जो कि किसी ना किसी में होती है, लेकिन उनमें गुण और भी ज्यादा थे। यही राजनीति अपना के बंडलबाज गधा राजा बन गया। तो दोस्तों, इस बंडलबाज गधे की बुद्धिमानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।